हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी का फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है, इससे पहले हमारे जो मौर्य काल है, मौर्य काल के 42 पार्ट्स हो चुके हैं, जिनको जाकर आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है। और सभी प्ले लिस्ट में जितने भी पार्ट है, ये अनपेड ग्रुप है, पूरा पेड ग्रुप नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी तैयारी कर सकते हैं, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड या जहां पर भी जीएस आती है। ठीक है ना। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। पहला पॉइंट है, अंतिम मौर्य सम्राट वृद्धरथ की हत्या पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना की। देखिए, पुष्यमित्र ने हत्या करी थी वृद्धरथ की, अंतिम मौर्य सम्राट था वृद्धरथ, और उसके बाद उसने शुंग वंश की स्थापना करी। तो पहला पॉइंट ये करेक्ट है। दूसरा पॉइंट है, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सेना में सेनापति के पद पर आसीन था, ये भी सच है। शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में हुई थी, ये भी सच है। तो यहाँ तीनों ही पॉइंट सही हो जाएंगे और आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। पहला पॉइंट है, इंडो ग्रीक इतिहास की पुनः संरचना मूलतः सिक्कों के साक्ष्य के आधार पर की जाती है। देखिए, जो इंडो ग्रीक सिविलाइजेशन है, इसकी जो हिस्ट्री है, इसकी पुनः सिक्कों के आधार पर हमें हमें ग्रीस और इंडिया के संबंधों के बारे में पता लगता है, ये बात सत्य है। और इसमें शासकों की भारतीय संस्कृति के क्षेत्र में मुख्य देन सिक्का ढलाई है। मतलब ग्रीस से हमने एक तो ज्योतिष विद्या ली थी और दूसरा हमने क्या लिया है, सिक्कों की ढलाई। तो ये भी यहाँ पर पॉइंट सही हो जाएगा, दोनों ही पॉइंट उचित है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों के सत्ता पर आने का सही क्रम क्या है। निम्नलिखित शासकों के सत्ता पर आने का सही क्रम क्या है। मतलब सबसे पहले होविष्क आया, उसके बाद कनिष्क द्वितीय आया और उसके बाद वासुदेव। तो शासकों का सही क्रम हो जाएगा मौर्योत्तर काल में होविष्क, कनिष्क द्वितीय और वासुदेव। और यहां पर इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख में पुष्यमित्र द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ के संपादन का उल्लेख मिलता है। 2 अश्वमेध यज्ञ का संपादन किसके समय में हुआ, ये क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पर खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि खारवेल की जीतों का वर्णन है। तो ये तो पहला वाला तो आंसर हो ही नहीं सकता। दूसरा वाला है धनदेव का अयोध्या अभिलेख। देखिए, धनदेव का जो अयोध्या अभिलेख है, क्योंकि भगवान राम ने भी वो करा था अश्वमेध यज्ञ, तो उनके समय में भी अश्वमेध यज्ञ कराया गया था। तो आप इसको याद रखना कि अयोध्या वाले अभिलेख से ही पुष्यमित्र शुंग ने जो 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, वो भी अयोध्या अभिलेख ही है। इसको आप इस तरीके से याद रख लें, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। निम्नलिखित पश्चिमी लेखकों को जिनकी कृतियां प्राचीन भारतीय संस्कृति इतिहास के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं। निम्नलिखित पश्चिमी लेखकों को जिनकी कृतियां प्राचीन भारतीय संस्कृति इतिहास के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं, उनका सही क्रम क्या है। देखिए, पहले पर आया था निर्याकस, फिर आया था स्ट्रैबो, स्ट्रैबो के बाद आया पिलनी और फिर आया टॉलमी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले ही बताया था, एक बार पहले ही आ चुका है सवाल। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बी, बी आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, हाथी गुम्फा अभिलेख में सातकर्णी का समीकरण सातकर्णी प्रथम से किया जाता है। मतलब सातकर्णी का मतलब वहां पर माना गया है सातकर्णी प्रथम। ये बात तो ये कह रहा कौन सी सही नहीं है, तो ये तो सही है। सातकर्णी प्रामी ने 2 अश्वमेध एवं एक राजसूय यज्ञ संपन्न कर सम्राट की उपाधि करी। तो सातकर्णी प्रामी ने सम्राट की उपाधि धारण करी थी, ये भी सत्य है। सातकर्णी प्रथम ने दक्षिणाधिपति एवं अग्रहित चक्र की उपाधि धारण की थी। सातकर्णी प्रथम ने दक्षिणाधिपति एवं अग्रहित चक्र की उपाधि धारण की थी, ये भी सच है। सातकर्णी प्रथम की उपलब्धियों का ज्ञान कन्हेरी अभिलेख से प्राप्त होता है, ये आपका गलत हो जाएगा और आंसर हो जाएगा डी। आपसे यही पूछा गया था कौन सा गलत है। चैन काओ चैन का साधारण नाम किस नाम से जाना जाता है। मतलब जो चैन काओ चैन था, वाकई में हकीकत में उसका नाम क्या था। चैन काओ चैन किसको कहा गया, ये कहा गया था कडफिसस द्वितीय को। वैसे
जो कुजुल कडफिसेस था, कौन था? जो कुजुल कडफिसेस था, कुजुल कडफिसेस। इस कुजुल कडफिसेस नामक व्यक्ति ने ही जो कनिष्क का जो वंश है उसकी शुरुआत करी थी। कनिष्क का मतलब यहाँ पर हो जाएगा कि आपको पता है कि जो सबसे ताकतवर राजा था उस समय वो कनिष्क था, ठीक है। तो ये जो कनिष्क वाला जो धर्म है, किसने शुरुआत किसने करी थी कनिष्क वाले धर्म की? कुजुल कडफिसेस ने। तो शकों का सबसे महान राजा है, इसको हम कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें, ठीक है ना। सातवाहन वंश का संस्थापक शातकर्णी प्रथम था। ये बात तो सच है कि सातवाहन वंश का संस्थापक शातकर्णी प्रथम था। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत थी, ये भी सच है। देखिए, सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत थी, सच है। और इन्होंने शीशे के सिक्के चलवाए थे। और सातवाहनों ने ब्राह्मणों को भूमि दान दी थी, ये भी सच है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, डी ऑप्शन यहाँ पर उचित होगा। भारत में भागवत धर्म का सबसे पहले अभिलेख प्रमाण कहां पर मिलता है? देखिए, भारत में जो भागवत धर्म का सबसे पहले अभिलेख प्रमाण मिलता है हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख से मिलता है। हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख से भागवत धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किया, है ना? तो व्यापक पैमाने पर देखिए, सोने की जो मुद्रा है उसके लिए जो जाने जाते हैं, उसके लिए जाने जाते हैं ये तुम्हारे विम कट फिशेस। और यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, विम कट फिशेस। कुजुल कट फिशेस के बाद विम कट फिशेस। अगला है कुषाण। देखिए, मैंने जो आपको पहले बताया, अगर आपको जो कुषाण वंश है, कुषाण वंश की शुरुआत करी थी कुजुल कडफिसेस ने। कुजुल कडफिसेस ने। अभी अभी हमने ऊपर बोला था शक, जो तो वहां पर जो वो शक शब्द गलत है, इनकी तो आपस में बैर था, इनकी लड़ाई थी। एक्चुअल में वंश है कुषाण वंश। और कुषाण वंश की शुरुआत किसने करी थी? कुजुल कडफिसेस ने। इसका महान राजा कौन हुआ? इसका महान राजा हुआ कनिष्क। चर्चाओं में क्यों आया? क्योंकि तृतीय बौद्ध संगति, चौथी, चतुर्थ बौद्ध संगति जो है वो इसके समय में हुई थी। चौथी बौद्ध संगति जो कहां पर हुई थी? कुंडल वन में। जो कुंडल वन में हुई थी चौथी बौद्ध संगति, तो वो हुई थी इसके कुषाण वंश के राजा कनिष्क के समय में, तब ये चर्चाओं में आया। अच्छा, और इन्होंने क्या काम करा? इन कुषाणों को तोचेरियन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तोचेरियन भी कहते हैं कुषाणों को। और इन्होंने स्वर्ण सिक्के चलवाए, ये भी सच है। इन्होंने क्या चलवाए? स्वर्ण के सिक्के, सोने के सिक्के चलवाए, ये भी सत्य है। तो यहां पर सभी बात हो जाएंगी। अगला है कुषाणों को तोचेरियन कहा जाता है, पॉइंट है। अगला दूसरा पॉइंट है कि देखिए, सही है ये तो बात। कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में लिखे गए धार्मिक बौद्ध ग्रंथों की भाषा संस्कृत है। देखिए, कुषाण शासक जो था कनिष्क, उसके शासनकाल में लिखे गए धार्मिक बौद्ध ग्रंथों की भाषा संस्कृत थी, ये भी सच है। और मूर्ति पूजा का प्रारंभ कुषाण काल में हुआ, ये भी सच है। कुषाण काल में मूर्ति, और भगवान बुद्ध की मूर्ति मिली, सबसे पहली मूर्ति, सबसे पहले मूर्ति पूजा के अवशेष भगवान बुद्ध के मिले हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। निम्नलिखित में से कौन से कनिष्क के समकालीन थे? कनिष्क जो कि कुषाणों का राजा था, उसके समकालीन देखिए चाणक्य नहीं थे। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे, गलत हो जाएगा। नागार्जुन, वसुमित्र और अश्वघोष, है ना। अश्वघोष तो चौथी बौद्ध संगति का अध्यक्ष भी बनाया गया था, है ना। और कनिष्क की देखभाल में वो चौथी बौद्ध संगति हुई थी। तो नागार्जुन, अश्वघोष और ये 2, 3, 4, मतलब बी ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा। कुषाण शासकों को निम्नलिखित में से, कुषाण शासकों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? यूची, हिंद यवन, मकदूनियाई या पल्लव? देखिए, जैसा कि आपको पता है कि जो यूची जाति है, इनको माना जाता है कि चीन से भाग कर आए थे, यूची जाति के। इसलिए कुछ भारतीय, कुछ लोगों का, कुछ विद्वानों का, आर्यन का भी यही मानना है कि ये भी यूची जाति के ही थे। चतुर्थ बौद्ध संगति के समय निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका जो आयोजन है चौथी बौद्ध संगति का,
कनिष्क के शासनकाल में प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुंडल वन में हुआ था, बिल्कुल सत्य बात है। इसके अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। अध्यक्ष जो थे वो वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। इस बौद्ध सभा में विभास शास्त्र नामक टीका का संकलन हुआ। विभास शास्त्र। बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय हैं, हीनयान और महायान। इनका विभाजन भी इसी बौद्ध संगति में हुआ था, चौथी में। तो यहाँ पर चारों ही बात करेक्ट है और एक से एक इंपोर्टेंट बात है, तो डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अमरावती काल के संदर्भ में, अमरावती कला के संदर्भ में, अमरावती कला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? देखिए पहले हमें पढ़ना होगा कौन कौन से सही हैं। अमरावती कला के बारे में, इस कला शैली का विकास 150 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी तक हुआ, ये बात करेक्ट है। इस कला शैली में श्वेत संगमरमर का प्रयोग किया जाता था, ये भी सत्य है। इसे ब्राह्मण धर्म से प्रेरणा मिली तथा सातवाहन राजाओं का संरक्षण मिला। मतलब ये जो इसे ब्राह्मण धर्म से तो प्रेरणा मिली और सातवाहन राजाओं से इसे संरक्षण मिला, तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो है इसका डी, ये कौन सा पूछ रहे हैं कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पर ये सी ऑप्शन सही नहीं है ना। इस शैली में प्रतिमाओं में शारीरिक सौंदर्य और मानव भावनाएं अभिव्यक्त होती हैं, ये भी सच है। सब सच है सिवाय सी के। सुंग शासक अग्निमित्र, सुंग शासक था अग्निमित्र, किस लेखक को कृति का नायक था? वो इस उसके बारे में किसने लिखा है? सुंग अग्निमित्र के बारे में अगर मैं उसका आपको नाम बताऊं तो उस बुक का जो पूरा नाम है वो है मालविकाग्निमित्र। मालविकाग्निमित्र, इसका मतलब है मालविका नायिका का नाम है और अग्निमित्र नायक का नाम है। और तो सुंग शासक जो था अग्निमित्र, उसके बारे में इनमें से किसने लिखा है? देखिए आपको सबको पता है ये कालिदास की फेमस रचना है, तो मालविकाग्निमित्र कालिदास की रचना है, तो अग्निमित्र के बारे में उसी ने लिखा है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी। अगला प्रश्न है सातवाहनों के नानाघाट अभिलेख में, सातवाहनों के नानाघाट अभिलेख में अंकित सही सूचना को सुनिश्चित कीजिए। पॉइंट है कि आपको बताना है सही बात कौन सी है। शक सातवाहन संघर्ष का उल्लेख करता है, शक गलत बात है ना। यह सातवाहनों के मूल उत्पत्ति स्थल की सूचना देता है। देखिए नानाघाट अभिलेख से सातवाहनों की उत्पत्ति के बारे में जानकारी मिलती है, तो यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा सही नहीं है? पुष्यमुत्र सुंग के समय पतंजलि थे, कनिष्क के समय उपाध्यक्ष चौथी बौद्ध संगति में अश्वघोष थे, मीनांडर ने नागसेन, ये भी सच है, गौतमी पुत्र शतकर्णी गुणाज्ञ, ये यहां पर गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन यहां पर गलत है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौर्योत्तर पर कालीन भू व्यवस्था से में सही नहीं है? व्यक्तिगत स्वामियों को अपनी भूमि पर संपूर्ण अधिकार होता था, मतलब जिनकी जमीन होती थी उनका भूमि पर अधिकार होता था, ये बात करेक्ट है। व्यक्तिगत स्वामियों को अपनी भूमि के हस्तांतरण का अधिकार था, ये गलत है, क्योंकि जो जमीन को लेता था मौर्योत्तर काल में जमीन का हस्तांतरण नहीं कर सकते थे, है ना। मालिक की रहती थी नाम मात्र के लिए, लेकिन जमीन का हस्तांतरण नहीं कर सकते थे। अब हम इसमें यह भी पढ़ लें दोनों बात कौन सी सही है। ये भी सही है कि गैर धार्मिक कार्यों के लिए भूमि के हस्तांतरण का कोई अभिलेख नहीं है। गैर धार्मिक कार्यों के लिए भूमि के हस्तांतरण का कोई अभिलेख नहीं है। भूमि को उपजाऊ बनाने वाला कोई व्यक्ति उसका स्वामी हो सकता था। तो देखिए यहाँ पर सब सच है सिवाय बी ऑप्शन के। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। क्वेश्चन में पूछा गया है कि पौधे राजवंश, देखिए ये भी एक राजवंश है, पौधे राजवंश का टकसाल केंद्र रोहतमक था। पौधे सिक्कों पर कार्तिकेय देवता का चित्र था। कार्तिकेय को पूछते थे, भगवान शिव के बड़े बेटे हैं, गणेश जी से बड़े वाले। पौधे के प्रारंभिक कम सिक्कों पर पौधे तथा बाद में सिक्कों पर पौधे गणराज्य मिला, है ना। पहले के सिक्कों पर खाली पौधे लिखा रहता था, बाद में सिक्कों पर पौधे गणराज्य लिखा गया। तो ये सारे ही ऑप्शन सही हैं और आंसर हो जाएगा डी।
है ना। आप मौर्योत्तर काल पढ़ रहे हैं, उस समय के ही वंश हैं ये सब। 4 अश्वमेध यज्ञ किसने कराए? एक बहुत ही इंपोर्टेंट और बढ़िया सवाल। ये कराए थे प्रवरसेन प्रथम ने। प्रवरसेन प्रथम ने 4 बहुत। गौतमीपुत्र शासकों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गौतमीपुत्र शासकों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, जहां तक गौतमीपुत्र की बात है, इसे दक्षिणापथेश्वर की उपाधि गौतमीपुत्र, है ना, मिली थी। ये बात यहां पर गलत है, क्योंकि आपसे पूछा है कौन सा सही नहीं है। मैं दोबारा पढ़ देता हूं कौन कौन से सही हैं। इसके सैनिक विजयों की जानकारी इसकी मां बलश्री के नासिक प्रशस्ति से मिलती है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? गौतमीपुत्र शासकों, गौतमीपुत्र शासकों के विषय में, है ना। वशिष्ठ, वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी इसका पुत्र था, इसके बेटे का नाम है। गौतमीपुत्र शतकर्णी के बेटे का नाम है। तो यहाँ पर सब सही है, लेकिन इसने दक्षिणापथेश्वर की उपाधि नहीं ग्रहण करी थी। निम्नलिखित में से किन बौद्ध विद्वानों को कनिष्क का संरक्षण प्राप्त था? मतलब कनिष्क के दरबार में इनमें से कौन कौन रहते थे? देखिए, संधाक्षण, धर्मत्रात्रा, मात्रचेट और पाशर्व, ये चारों ही रहते थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। मौर्योत्तर काल में दक्षिणकल मौर्योत्तर काल में दधिकण क्या था? देखिए, जहां तक दधिकण के बारे में बात है, तो मथुरा क्षेत्र में जैनियों द्वारा पूजा जाने वाले जो नाग देवता थे, मथुरा के क्षेत्र में जैनियों के द्वारा पूजे जाने वाले जो नाग देवता थे, उन नाग देवता को कहते थे दधिकण। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है, पीजीटी में आया था 2016 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। क्वेश्चन ये है कि अवतारवाद का प्रथम अभिलेख भगवत गीता में मिलता है। मतलब अवतारवाद के बारे में इससे पहले कहीं भी जानकारी नहीं मिलती है, और ये बात सच है कि इंसान अवतार लेता है, ये बात गीता में लिख रही है। हेलियोडोरस नामक यवन राजदूत आया था एक, जिसने बेसनगर में गणध्वज की स्थापना करी। एक इंपोर्टेंट लाइन है ये वाली कि बेसनगर के गणध्वज की स्थापना किसने करी? हेलियोडोरस ने। यवन शासक एंटीपॉल किडास द्वारा भेजा गया था। एंटीपॉल किडोस ने इसको भेजा था। हेलियोडोरस ने अपने को भागवत घोषित किया, ये भी सत्य है। हेलियोडोरस भागभद्र के दरबार में आया था, भागभद्र, ये भी सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, और डी ऑप्शन यहां पर रहेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। रुद्र दमन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, रुद्र दमन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, उससे गिरनार पर्वत प्राप्त हुआ, है ना। तो यहां पर जो रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख है, रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात जिले में गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ है। मतलब यहां पर मिलता है, रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख है। ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण यह अभिलेख संस्कृत भाषा का प्राचीनतम अभिलेख है। इंपोर्टेंट लाइन है ये दूसरी वाली भी। तो यहाँ पर दोनों ही सही हो जाएगा, और इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1 और 2, दोनों यहाँ पर आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध को का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? बुद्ध को अपने सिक्कों पर किसने छापा? देखिए, कनिष्क ने छापा था बुद्ध को अपने सिक्कों पर, बी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। गांधार शैली की मूर्तिकला में, गांधार शैली की मूर्तिकला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम उपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? देखिए, जब दोनों हाथ पालौती मारकर बैठते हैं, दोनों हाथ सामने रखकर, जैसे भगवान शिव उपासना करते हैं उस तरीके से, उस मुद्रा का नाम क्या है ये पूछा गया है। देखिए, उस मुद्रा का नाम है धर्मचक्र, धर्मचक्र। लेकिन अगर प्रवचन मुद्रा ना पूछ के खाली मुद्रा पूछी होती तो आंसर होता भूमि स्पर्श। लेकिन प्रथम उपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा पूछी है तो धर्मचक्र हो जाएगी, आंसर हो जाएगा इसका सी। और यहाँ प्रवचन ना होता तो इसका आंसर क्या होता? सी। उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत में, देखिए ये उत्तर है, ये पश्चिम है, ये जो भारत का ये वाला हिस्सा है, उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किसने करे?
देखिए तांबे के सिक्के सबसे ज्यादा जारी करे थे इंडो ग्रीक ने, और सातवाहनों ने शीशे के, और गुप्त शासकों ने और कुषाणों ने सोने के। जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति के का मिश्रण है, उसे क्या कहते हैं? जिसमें यूनानी और भारतीय दोनों का मिक्सचर हो, देखिए उसको कहा गया है गांधार शैली। आंसर हो जाएगा सी। फ्रेंड, आज का 30 क्वेश्चंस का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आपको कोई भी वीडियो के माध्यम से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करना ना भूलें, और सबसे इंपॉर्टेंट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।